हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट फर्स्ट। तो देखो, जितने भी कंपाउंड होते हैं उन सबको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये टर्म कहां से आई और जो सबसे पहला कंसेप्ट था कि कौन से कंपाउंड को ऑर्गेनिक बोलेंगे कौन से को इनऑर्गेनिक बोलेंगे, वो कहां से आता है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट था और जिन्होंने ये नाम भी दिए थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो था वाइटल फोर्स थ्योरी। जो किसने दिया था? ब्रजीलियस ने। देखो, नाम से ही क्लियर है, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल मतलब लिविंग, जो जीने के लिए जरूरी हो। फोर्स थ्योरी मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ओनली वाइटल फोर्स से बनते हैं। बोले तो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन के अंदर बनते हैं, क्योंकि लिविंग थिंग के ऑर्गन के अंदर बन सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड इन लैब। ये बर्जीलियस का कंसेप्ट था, ठीक है। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो किसी लिविंग थिंग के अंदर बनते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग प्लांट हो, एनिमल हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उन्हें अपन क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हें लैब में नहीं बना सकते। और जो रिमेनिंग कंपाउंड होंगे उनको उन्होंने क्या बोला? इनऑर्गेनिक। तो सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिमेनिंग इनऑर्गेनिक। वाइटल फोर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉलर। क्या था? वॉलर डिसअप्रूव द वाइटल फोर्स थ्योरी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी और डिसअप्रूव किसने की? तो दी थी किसने? बर्जीलियस ने। डिसअप्रूव किसने की थी? वॉलर ने, ठीक है। इन्होंने अब डिसअप्रूव करने के लिए एकदम सिंपल सा काम करना है। इन्होंने बोला था कि बर्जीलियस ने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आर्टिफिशियल मेथड से लैब में नहीं बनाए जा सकते। तो इन्होंने क्या किए कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाकर बता दिया। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? यूरिया। देखो, यूरिया जो होते हैं यूरिन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये यूरिन का बनता है मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उससे अपन ने क्या मतलब इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि यूरिया जो है वो कैसा कंपाउंड होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वो यूरिन के अंदर से निकाला जा सकता है। लेकिन वॉलर ने यूरिया को दो सब्सटेंस को हीट करके बनाया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड। अमोनियम सल्फेट भी एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पोटेशियम साइनाइड भी एक तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इन दोनों को हीट करके अमोनियम साइनेट बनता है। क्या बनता है? अमोनियम साइनेट। आप रखिए, लेकिन अमोनियम साइनेट फिर रीअरेंज होता है। रीअरेंज का क्या मतलब है? ना तो कोई सब्सटेंस ऐड हुआ, ना कोई सब्सटेंस रिमूव हुआ, ना किसी का डिस्प्लेसमेंट, ना किसी का डबल डिस्प्लेसमेंट, ना ऑक्सीडेशन, ना रिडक्शन, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट में क्या होता है? देखो, ये कार्बन जो है वो ये रहा कार्बन, NH2 और एक N इधर था, तो ये H4 जो है, एक H2 इधर रह गया, एक H2 इस नाइट्रोजन के पास चला गया, और ये ऑक्सीजन यहां पर आ गया। तो बेसिकली ये रीअरेंज हो जाता है अमोनियम साइनाइड, और क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। क्या बनाता है? यूरिया। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड को गर्म करके अमोनियम साइनाइड बनता है, और वो रीअरेंज करके यूरिया बनाता है। इस तरीके से वॉलर ने लैब में क्या बना दिया? यूरिया। अगर यूरिया लैब में बन सकता है तो ये फिर कंसेप्ट गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने तो कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसे आर्टिफिशियल मेथड से नहीं बना सकते। तो अब क्वेश्चन उठता है, तो फिर डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की? नाम तो अभी भी अपन यही यूज करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। लेकिन अब डेफिनेशन दूसरी हो गई। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड को कहेंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं। इस चैप्टर में अपन आगे उनको अच्छे से स्टडी भी करेंगे। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब वो हाइड्रोकार्बन जो बना होगा उसमें से कुछ हाइड्रोजन निकाल के कुछ और एटम जोड़ दे, कोई दूसरे तरह के एटम जोड़ दे, जैसे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आ जाए तो उन्हें डेरिवेटिव कहेंगे, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल दीज कंपाउंड हैज कार्बन। इन सब कंपाउंड में कार्बन तो है ही है, इसीलिए हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है। मतलब कार्बन के कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। पर जरूरी नहीं है कि हर कार्बन का कंपाउंड क्या हो? ऑर्गेनिक हो।
क्योंकि और भी रिक्वायरमेंट होती है। ऑल दीज कंपाउंड हैज कार्बन एंड कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड हेलोजन। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, जिसमें कार्बन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है किसके साथ? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और भी एटम के साथ। ठीक है, अब इन सब एटम में कॉमन क्या है, सॉरी इन सब कंपाउंड में कॉमन क्या है? ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉमन क्या है? कार्बन। यही वजह है इस चैप्टर में अपन को कार्बन स्टडी करना है, कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड करने हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और कुछ कंपाउंड को अपन को स्टडी भी करना है। ठीक है, इसीलिए चैप्टर की हेडिंग क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कार्बन के बारे में, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। देखो कार्बन का सिंबल क्या है? C। ठीक है, इसके नीचे कितना लिखा हुआ? 6। नीचे हमेशा अपन क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? 12। इसका मतलब एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12। अगर इससे देखें तो प्रोटॉन के नंबर कितने होंगे? 6। न्यूट्रॉन के नंबर कितने होंगे? अभी निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने होंगे? 6। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना कार्बन हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ की पहली सेल K, ये दूसरी सेल L। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने अपन को? 6 इलेक्ट्रॉन करने। तो पहले ऑर्बिट में भरते हैं। तो पहले ऑर्बिट में सिर्फ अपन जानते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसमें 2 भर दिए। दूसरे ऑर्बिट में 8 फिल कर सकते हैं, लेकिन कार्बन के पास अब कितने बचे पीछे? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन अपन सेकेंड ऑर्बिट में फिल कर देते हैं। तो K में तो हो गए 2 और L में कितने हो गए? 4। L आउटर मोस्ट सेल है, इसलिए इसे वैलेंस सेल कहेंगे। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तो हो गया ये 2,4 ऐसे लिख सकते हैं। और sp इसके फॉर्म में लिखे तो देखो ये सबसे पहला ऑर्बिट था तो 1, इसका s था उसमें 2 भरे तो 1s2, सेकेंड ऑर्बिट के s में भरे 2s2। क्यों? s में कितने भर सकते हैं? ज्यादा 2 ही भर सकते हैं। तो 1s2 फिर 2s2 कितने हो गए? 4। अब p में भरेंगे। P में वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अपने पीछे दो ही बचे हैं, इसलिए P में कितने भर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ठीक है, 2p क्यों लिखा? क्योंकि ये p किसका था? सेकंड ऑर्बिट का था। 1p क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले ऑर्बिट में p होता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p2, और एक इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2,4। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन कार्बन की प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। तो देखो कार्बन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका सिंबल C है, एटॉमिक नंबर 6 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4 और 1s2 2s2 2p2 भी लिख सकते हैं। और अगर पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन देखे तो देखो यहां पर देखो 2s और 2 चल रहे हैं, मतलब लास्ट ऑर्बिट कौन सा है? सेकंड। इसका मतलब ये पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में रखा जाएगा, फर्स्ट लाइन नहीं, सेकंड लाइन। अब ऐसे ग्रुप में कहां होगा? तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भर रखा है? P में, इसका मतलब ये P ब्लॉक का होगा। P ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? 13 ग्रुप से। तो अगर यहाँ P1 होता तो 13 में पुट करता, P2 है इसलिए इसको कहां पुट करेंगे? 14 में। P3 होता तो 15 16 17 18 सो ऑन। तो ये जो है वो P ब्लॉक का है, सेकेंड पीरियड और 14 ग्रुप का एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। कार्बन के देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 वैलेंसी होगी, मतलब ये 4 अदर एटम के साथ क्या कर सकता है? जुड़ सकता है, और 4 एटम के साथ जुड़कर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, 4 इसके पास है, 4 आगे से आ जाएंगे शेयर करने से। ये 4 और एटम के साथ या 4 और ग्रुप के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। अब ये करने के भी अलग अलग तरीके होंगे, वो देखते हैं। अच्छे से समझना इस चीज को। पहला है 4 मोनोवेलेंट एटम के साथ जुड़े। मोनोवेलेंट एटम बोले तो ऐसे एटम जिनको सिर्फ एक वैलेंसी वाले हो, जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, लेकिन कार्बन को तो कितने की करनी है? 4 की, इसलिए 4 हाइड्रोजन चाहिए। हर तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? शेयर। तो 4 तो इसके खुद के और 4 एक एक हाइड्रोजन से आगे, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो इस तरीके से भी कार्बन क्या कर सकता है? अपनी वैलेंसी पूरी कर सकता है 4 मोनोवेलेंट एटम के साथ जुड़कर।
और जब मोनोवेलेंट एटम से जुड़ेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इसलिए अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 सिंगल बॉन्ड बनाए। क्या बनाए? सिंगल बॉन्ड। तो यहां एक चीज क्लियर हो गई, दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसे क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। ठीक है। इसी तरीके से कार्बन क्लोरीन के साथ भी जुड़ सकता है, क्योंकि क्लोरीन भी एक वैलेंसी वाला होता है। इस कंपाउंड को कहते हैं मीथेन, इसको कहते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये जो नेमिंग है वो भी अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं, तो अभी आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए, आगे इस चैप्टर में आप खुद देना भी सीख जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, ये दो मोनोवेलेंट के साथ जुड़ सकता है और एक डाईवेलेंट के साथ। तो देखो डाई वाला 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तो 2 तो इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे, और 2 मोनोवेलेंट के साथ हो जाएंगे तो एक एक करके 2 आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। 2 मोनोवेलेंट से और एक डाईवेलेंट के जुड़ने की वजह से भी 2 आ जाएंगे, तो टोटल 4 हो जाएंगे। जैसे ये देखो, इसमें कार्बन देखो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इसलिए डबल बॉन्ड बन गया। और हाइड्रोजन के साथ एक एक, तो 1 2 3 4 वैलेंसी हो गई पूरी, और 4 इसके खुद के 4 शेयरिंग से आगे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कंपाउंड को HCHO भी लिखते हैं, इसे मिथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है। इन सब नाम, सारे के सारे नाम आगे आएंगे तो आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है, एक मोनोवेलेंट के साथ जुड़े और एक ट्राईवेलेंट के साथ। ट्राईवेलेंट से 3, मोनोवेलेंट से 1, टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो ये कार्बन और नाइट्रोजन है, इसके साथ तो ये क्या बना रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक ट्राईवेलेंट एटम है, और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो एक मोनोवेलेंट, तो 1 2 3 4 हो जाएंगे। इसे कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। एक और तरीका हो सकता है, 2 डाईवेलेंट एटम के साथ जुड़ जाए, तो 2 डाईवेलेंट के साथ जुड़ जाएगा तो भी 4 हो जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन के साथ, तो 2 वैलेंसी यहां, सॉरी 2 बॉन्ड यहां बना लेगा, 2 बॉन्ड यहां, तो एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, 1 2 3 4 4 हो गए। बेसिकली अगर बहुत ही रफ लैंग्वेज में कहे तो हर कार्बन के चारों तरफ 4 लाइनें होनी चाहिए या 4 बॉन्ड दिखने चाहिए, वो चाहे एक तरफ दिखे अलग अलग। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये करने के लिए वो उसके पास अलग अलग तरीके क्या है? 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या फिर 2 डबल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। तो ये अपने थे कार्बन की वैलेंसी करने के तरीके। ठीक है। तो एक चीज इधर से क्लियर करनी है कि हर कार्बन पे ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड लगा सकते हैं? 4 बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री, अगर मैं सिंगल बॉन्ड, जैसे ये मीथेन है, और इसकी ज्योमेट्री देखो तो क्या ये सच में ऐसे ही जुड़े हुए हैं या और किसी पैटर्न में जुड़े हुए, तो वो देखते हैं। तो इसकी जो कार्बन की ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल को समझते हैं। देखो टेट्राहेड्रल को आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करो कि ये बीच में कार्बन डॉट मान लेना। ठीक है। तो एक बॉन्ड मान लो ये ऊपर है, ठीक है, एक यहां पर और एक यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से देख पा रहे हैं। ये 3 तो हो गए, और एक पीछे की तरफ ऐसे, तो कैसे हो जाएंगे? कुछ इस तरीके से, 2 ऐसे आगे और एक पीछे, और एक यहां पर ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल। तो देखो एक बॉन्ड ऊपर, 2 ये, और एक ये वाला कहां है? पीछे की तरफ। ठीक है। और हर बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। इसे कहते हैं बॉन्ड एंगल। अगर आपको पूछे कि कार्बन के सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर में एडजेसेंट कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, या कार्बन के कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड वाले में बॉन्ड एंगल कितना है, या मीथेन में, क्योंकि ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल कितना है, तो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है। बॉन्ड एंगल होता क्या है? 2 एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल क्या कहलाता है? बॉन्ड एंगल। ठीक है। अब देखो, अब टेट्राहेड्रल जो है, इसको मैंने ऐसे तो समझा दिया, अब बुक में एक डेफिनेशन लिखती है, उसको भी समझते हैं। देखो बुक में डेफिनेशन क्या है कि टेट्राहेड्रल में टोटल 4 ट्रायंगुलर फेस होती है। कितनी होती है? 4। तो सपोज करो कि ये पहली ट्रायंगुलर फेस है जो कि कहां है? बेस में। अब ये जो ट्रायंगुलर फेस है, इसके हर कॉर्नर से क्या करना है? अपन को एपेक्स को मिला देना है। मिला दिया तो देखो 1 2 और 1 या पीछे की तरफ 3 और ट्रायंगुलर फेस बन जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 4। वो क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कैटेनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ने की एबिलिटी रखता है, और इस तरीके से जुड़कर वो लॉन्ग कार्बन चेन
या ब्रांच कार्बन चेन या फिर साइक्लिक कार्बन चेन, ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है। इस चेन लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन रखने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कैटेनेशन। तो कार्बन हैज स्पेशल एबिलिटी टू बॉन्ड इटसेल्फ, वो खुद के साथ बॉन्ड बनाने की एक एबिलिटी रखता है, मतलब कार्बन 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 जुड़कर कार्बन की एक चेन बन जाएगी। एंड फॉर्मिंग ब्रांच आप समझते हैं ऐसे, मतलब जैसे ये ब्रांच है 1 2 3 ऐसे सीधे जुड़े हुए हैं, फिर एक नीचे जुड़ गया, तो ब्रांचिंग वाले भी बना सकता है, स्ट्रेट लाइन वाले बोले तो अनब्रांच भी बना सकता है, साइक्लिक भी बना सकता है, और ऐसे चेन बना बना के वो 20 30 35 कार्बन की भी चेन बना सकता है। तो ये बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको क्या कहते हैं? कैटेनेशन। अब कार्बन के पास ये एबिलिटी क्यों है? तो सबसे पहले कार्बन की साइज स्मॉल होती है, और स्मॉल होने की वजह से कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। देखो चेन कब बन पाएगी? जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, फिर तीसरे कार्बन के साथ, सबके साथ स्ट्रांगली जुड़ पाएगा। अगर मान लो उनके बीच का बॉन्ड वीक हुआ तो एक बॉन्ड भी बड़े मुश्किल से रह पाएगा। तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो फिर चेन अच्छे से बन पाएगी। और एक उसकी टेट्रावैलेंसी, सपोज करो कि कार्बन सिर्फ मोनोवैलेंट होता तो एक तरफ जुड़ जाता, बस इसकी वैलेंसी खत्म। लेकिन कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4, तो वो ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी तरफ जुड़कर ब्रांच, अनब्रांच, साइक्लिक, बहुत सारी तरह के वो चेन बना सकता है। ये ब्रांच है, सॉरी अनब्रांच है, ये ब्रांच चेन है, ये साइक्लिक चेन है। अब देखो इन सबको बनाने का भी एकदम सिंपल सा तरीका अच्छे से समझना। जैसे मुझे 4 कार्बन की अनब्रांच चेन बनानी है, तो पहले मैंने कार्बन 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 लिख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे पता है कि हर कार्बन पे सिर्फ 4 जने जुड़ सकते हैं। तो देखो एक कार्बन इधर से जुड़ गया, ये एक बॉन्ड तो बन गया ना, तो पीछे कितने रहे? 3, इसलिए मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिया। ये कार्बन देखो इस तरफ से भी जुड़ा हुआ है, इस तरफ से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, तो 2 जनों से जुड़ गया। अब पीछे और कितने रहे? 2, तो इधर 2 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, ऐसे कैसे इस पे भी 2। अब इस कार्बन पे देखो ये सिर्फ डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये सीधा एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो अब कितने जनों से और जुड़ सकता है? 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, ऐसे कैसे इसमें भी करना है, यहाँ एक ज्यादा लगा। जैसे इस कार्बन को अगर अपन देखें तो इस कार्बन पे देखो एक इधर और एक नीचे, टोटल कितने लगे हुए? 3 कार्बन लगे हुए। तो आप कितने जने और जुड़ सकते हैं? 1, इसलिए इधर 1 हाइड्रोजन लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनमें देखो इन सब में हर कार्बन जो है 2-2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, तो पीछे कितनी वैलेंसी रहेगी? 2, इसलिए हर पे कितने लगा दिए? 2-2 हाइड्रोजन लगा दिए। वैसे ये सारे स्ट्रक्चर भी इस चैप्टर में अपन को और अच्छे से समझने, पर होप ये आपको ये चीज तो समझ में आई कि हर कार्बन पे कितने जने जुड़ सकते हैं? 4। तो रिमेनिंग वैलेंसी अगर अपन को हाइड्रोजन से फिल करनी है तो जितने पीछे वैलेंसी रह जाएगी उतने हाइड्रोजन लगा देंगे। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। एक कार्बन 2 जनों से जुड़ा हुआ है तो पीछे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। एक कार्बन 3 जनों से जुड़ा हुआ है तो पीछे 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। एक कार्बन पहले से ही 4 जनों से जुड़ा हुआ है तो कोई हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। देखो इस वाले से ये तो क्लियर है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ये सारे एग्जांपल में कार्बन ने ये बॉन्ड अदर एटम के साथ बनाए, लेकिन कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अदर कार्बन एटम के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना सकता है, अदर कार्बन एटम के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, और अदर कार्बन एटम के साथ भी क्या बना सकता है? ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके के ये कंपाउंड है, आप अच्छे से ये भी नोट कर लेना इस पॉइंट के नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन हो गए। कुछ और भी चीजें स्टडी करते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय अदर एलिमेंट। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि बाकी सारे एलिमेंट से जितने भी कंपाउंड बनते हैं उससे कई गुना ज्यादा किसके कंपाउंड है? कार्बन अकेले के। तो उसके कारण देखते हैं। उसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में ही छुपे हैं। तो सबसे पहला, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सेकंड, हाई टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन। अभी अपन ने देखा है कि कार्बन जो होती है वो लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे सर्कल हो, चाहे अनब्रांच हो। और इन दोनों ही प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड है। इवन कार्बन के ऐसे भी कंपाउंड है जिनमें कार्बन के नंबर 50 तक चले जाते हैं। एक एग्जांपल है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में C55, H72, O5, N4, Mg, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? C55, H72, O5, N4, Mg। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 55 कार्बन है। तो कार्बन
के पास ही ये यूनिक टेंडेंसी है कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम के कंपाउंड बना सकते हैं। तो इस वजह से भी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड है। सोच के देखो, एक कार्बन का हो सकता है, दो का हो सकता है, ऐसे करके 55 कार्बन तक के कंपाउंड हो सकते हैं। इस तरीके से भी 55 तरह के हो रहे हैं कंपाउंड, और भी बहुत सारे तरीके हैं। टेट्रावैलेंसी होने से भी उन कंपाउंड में बहुत सारी टेंडेंसी आ जाती है। सोचो कार्बन सिर्फ एक ही वैलेंसी वाला होता तो सिर्फ एक एटम से जुड़ पाता। अब टेट्रावैलेंसी है तो वो ऊपर नीचे दाएं बाएं जुड़कर ब्रांच अनब्रांच सर्कल बहुत सारे तरह के कंपाउंड बना सकता है। एक ही तरीके के नंबर ऑफ कार्बन में भी अलग अलग बन सकते हैं। जैसे सपोज करो मुझे 5 कार्बन के कंपाउंड बनाने, ठीक है, जिसमें कार्बन कितने होने चाहिए, 5। तो अब मैं उन 5 कार्बन को एक के आगे एक जोड़ के स्ट्रेट चेन वाले भी बना सकता हूं। उन्हें 4 ऐसे जोड़ दो, एक नीचे बना के ब्रांच वाले भी बना सकता हूं। 3 ऐसे रख के एक नीचे एक ऊपर, ये भी ब्रांच का अलग कंपाउंड हो गया। उन 5 को सर्कल में जोड़ सकता हूं। तो बेसिकली बहुत सारे तरीके के पॉसिबिलिटी हो सकती है। साथ ही कार्बन के पास में क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी। अब देखो, इससे जैसे मैंने 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई थी, तो अगर कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना पाता तो एक ही तरह की बनती। लेकिन अब इसमें भी 2 तरीके और है, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाकर एक अलग बना सकता हूं, किन्हीं 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाकर एक अलग बना सकता हूं। जैसे सपोज करो कि 2 कार्बन का लेते हैं, तो 2 कार्बन का ये भी एक कंपाउंड हो सकता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। ये भी एक कंपाउंड हो सकता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। ये भी एक कंपाउंड हो सकता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। तो कार्बन के पास ये लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी, टेट्रावैलेंसी, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, इससे कार्बन के बहुत सारे एटम पॉसिबल है। एक आपकी बुक में ये नाम दे रखा है कि कार्बन जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अब ये नाम तो दे दिया, लेकिन इस चीज को समझने के लिए बहुत सारा बैकग्राउंड भी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने की। तो देखो एसपीडीएफ तो अपन ने सुना है ना, उन एसपीडीएफ के अलग अलग शेप होते हैं। देखो एस जो होता है वो ऐसा कुछ सर्कुलर शेप का होता है, स्फेरिकल होता है एक्चुअल में तो, और पी जो होता है ऐसे डंबल शेप का होता है। बाकी डी और एफ के भी शेप होते हैं, अपन इन 2 पे फोकस करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है तो पहले ये जो ऑर्बिटल जो है इनको भी क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या हो सके, जा सके। तो शेयरिंग से पहले ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। वो ओवरलैपिंग 2 तरह की होती है। देखो एक तरीका तो क्या है कि जैसे ये पी है, ये पी है, हेड टू हेड जुड़ा और एक साइड वाइज जुड़ा। अगर हेड टू हेड जुड़ते हैं तो उसकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और ऐसे साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं तो उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। वैसे ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा है सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा क्या होता है, ऑर्बिटल के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं, और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब एक बॉन्ड अगर किन्हीं 2 एटम के बीच में बॉन्ड बने तो उसमें सिग्मा कितने पाई कितने ये भी बता देता हूं, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है। किसी भी 2 एटम के बीच में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, बाकी अगर बॉन्ड बन रहे तो सारे पाई। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब, एक बॉन्ड, तो उसमें से एक सिग्मा होगा, बस हो गया एक। पाई कितने होंगे, 0। अगर डबल बॉन्ड बन रहे तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा 2 पाई। ऐसे बनते तो नहीं है। सपोज कर लें कि किसी 2 एटम के बीच में 6 बॉन्ड बन रहे तो उसमें से एक सिग्मा होगा, 5 पाई होंगे, ठीक है। तो ये अपने सिग्मा और पाई के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन थी। एक और चीज है कि कार्बन जो होता है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इवन और भी बहुत सारे एटम के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। ये बनाने की वजह से भी कार्बन की क्या होती है, बहुत सारी वो क्या हो जाते हैं, कंपाउंड हो जाते हैं। जैसे सपोज करो कि ये कार्बन कार्बन जुड़े हुए थे, अब इस पे अगर मैं हाइड्रोजन 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 जोड़ूं तो अलग कंपाउंड बनेगा। एक क्लोरीन जोड़ दूं तो अलग बन जाएगा, 2 क्लोरीन जोड़ूं तो अलग बन जाएगा, एक ब्रोमीन जोड़ दूं और अलग बन जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, यही वजह है कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये आए कि इसको, इस स्टेटमेंट को समझाओ तो ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो ये अपन ने 9th में बनाए थे, वो डॉट स्ट्रक्चर बनाकर अपन ऑक्टेट कंप्लीट करते थे। तो इसको वापस से समझते हैं अच्छे से, और इसके साथ ही सिंगल डबल बॉन्ड बनना भी एक बार वापस रिवीजन हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे CH4 बनना समझाना है, तो देखो कार्बन जो है उस कार्बन पे देखो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो उसको मैं 4 डॉट से डिनोट कर देता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं क्रॉस से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन को 4 क्रॉस से मैंने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना, उससे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पहला सेल ही होता है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली और इसके डबलेट पूरा हो गया। ऐसे कैसे इसका भी हो गया, ऐसे कैसे इसका भी डबल हो गया, और ऐसे कैसे इसका भी डबल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब कार्बन जो है उसको कितने करने 8, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के, और 4 ये कौन से आगे, हाइड्रोजन की शेयरिंग से आगे। देखो हाइड्रोजन में क्या लगा हुआ, क्रॉस लगा हुआ ना, तो 4 उससे आगे। देखो इसको अपन ऐसे बॉक्स बनाएंगे तो ये टोटल कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से CH4 का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो ये कार्बन वापस बनाता हूं, ये हाइड्रोजन सब वापस लिखता हूं, और अब देखो जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है उतने बॉन्ड बना दूंगा। एक एक की हुई है तो एक बॉन्ड, एक एक की हुई है एक बॉन्ड, एक एक की हुई है एक बॉन्ड, एक एक की हुई है एक बॉन्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। C2H4 का लेते हैं, देखो ये कार्बन, इसके 4 डॉट लगाते हैं, देखो 2 इधर लगा देता हूं, एक इधर और एक इधर लगा देता हूं। इसका भी ऐसे ही करते हैं, एक इधर 2 इधर लगा देता हूं, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन के नीचे क्या लगा देते हैं अपन, क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रॉन वैसे शो करेगा। हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी आपको पता ही है कैसे शो करेगा, मतलब पूरी करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। ये हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कार्बन देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो इधर इधर कर लेगा, और सामने वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो देखो ये कुछ ऐसे, इसके कितने हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ध्यान से सुनना, कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, 2, तो यहां इनके बीच में क्या बनेगा, डबल। ऊपर नीचे हाइड्रोजन के बीच में कितने की शेयरिंग हुई थी, एक एक की, तो ये एक एक, ठीक है। और सबके देखो वैलेंसी भी पूरी है, और कार्बन की टेट्रा वैलेंसी 1 2 3 4 भी पूरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसे कैसे अपन C2H2 का भी बना सकते हैं, देखो जल्दी जल्दी बना देता हूं इसका। ये कार्बन, इसके बीच में अपन 3 डॉट लगा देते हैं, और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन की तरफ इसका रिमेनिंग 1 डॉट, इसका 1 डॉट। ये बीच में 3 क्यों लगाए, क्योंकि हाइड्रोजन एक एक ही अरेंज कर पाएंगे, तो बाकी ये बीच में कर लेंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन का क्रॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसने इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, ये इसके साथ शेयर करके इस हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी। अब इस कार्बन की देखें तो इस कार्बन में देखो 1 2 3 ये खुद के, 3 इसके शेयरिंग से, टोटल कितना हो गया 6 तो ये, और 2 ये, 8 पूरे हो रहे। इस कार्बन का भी देखें तो ऐसे कैसे, देखो ये इस कार्बन की भी ऐसे कैसे वैलेंसी ये पूरी हो गई, ठीक है। अब देखो इन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब इसको जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो कार्बन कितने थे 2, तो C2, हाइड्रोजन कितने थे 2, तो H2। ऐसे कैसे इधर कार्बन कितना था 2, तो C2, हाइड्रोजन कितने थे 4, तो H4। तो इस तरीके से अपन ने ये भी देख लिया सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो सिंगल बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, डबल बॉन्ड 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और ट्रिपल बॉन्ड 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। इस तरीके से अपने इस वीडियो के पार्ट को अपन एंड करते हैं। देखो ये चैप्टर बहुत ही समझने लायक चैप्टर है, तो अपन इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ में बहुत ज्यादा फोकस करके हार्डवर्क करेंगे। तो खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, और खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।